नमस्कार, कैसे हैं। इकोनॉमिक्स का 5th लेक्चर आप लोगों के आगे, और इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और हमारे पूरी अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक्स के इस टॉपिक में पूरी जान देखने को मिलेगी। क्वेश्चंस हमेशा निकल के आते हैं। नाम है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। हमेशा सुना होगा आप लोगों ने। राष्ट्रीय आय क्या होती है, फिर राष्ट्रीय आय को कैसे निकाला जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। नेशनल इनकम का ये पहला वीडियो है, इसके बाद इसका एक वीडियो और आएगा और बूम ख़त्म हो जाएगा। अब सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल मतलब कोई राष्ट्र, इनकम मतलब आय, किसी राष्ट्र की आय। ठीक है, अगर मैं राष्ट्र ना बोलूँ, किसी घर बोलूँ, घर की आय क्या होती है। घर में जितने लोग कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, प्लस आपकी जिस प्रकार से भी इनकम होती है। अगर मान लो किसी घर में कोई व्यक्ति है, 2 लोग कमाने वाले हैं 10-10 हज़ार रुपये, तो 20,000 रुपये, प्लस उनको 5,000 रुपये कहीं किराए से आ गया, प्लस उन्होंने कहीं एफडी करा रखी तो उसका ब्याज आ गया। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी भी उस पर्टिकुलर घर की या उस पर्टिकुलर राष्ट्र की या उस पर्टिकुलर व्यक्ति की इनकम हो रही है, वो उसकी इनकम कहलाएगी। तो जब राष्ट्र के स्तर पे बात होती है तो राष्ट्रीय इनकम कहलाती है, उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन दी थी सर विलियम पैटी ने। किसने दी थी? विलियम पैटी, जो कि ब्रिटेन के थे। और नेशनल इनकम का कंसेप्ट सबसे पहले विलियम पैटी और बॉयल गिलबर्ट ने दिया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आसपास में सब चीज़ें शुरू हुई थी। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि एक वित्त वर्ष में श्रमिकों के द्वारा किसी राष्ट्र में जितना भी श्रमिकों की मेहनत से जितना भी उत्पादन होता है और उसका जो अंतिम मूल्य होता है, वो उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब किसी राष्ट्र में, किसी राज्य में, किसी देश में पूरे एक वर्ष में जितनी भी चीज़ें बनाई गई, गुड्स और सर्विसेज, है ना, वस्तुओं सेवाओं का निर्माण हुआ, उन सब को अगर हम जोड़ दें तो उनकी जो फाइनल कॉस्टिंग है, उस कॉस्टिंग को अगर हम जोड़ दें तो वो उस राष्ट्र की आय कहलाएगी। मतलब मान लीजिए अगर भारत में ऐसे 1000 मार्कर बनते हैं, बस पूरे भारत में एक वर्ष में सिर्फ 1000 मार्कर ही बनते हैं, और एक मार्कर कितने का है? 10 रुपये का है। तो भारत की राष्ट्रीय आय कितनी हो गई? 10 गुणा 1000 मार्कर। काम खत्म, सीधे बेसिक, है ना। अब देखिए इसमें, इसकी अगर हम ऑफिशियली का डेफिनेशन देखें तो क्या है? किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश में उत्पादित प्रोड्यूस्ड टोटल गुड्स और सर्विसेज, मतलब वस्तु सेवाओं के मूल्य को, के अंतिम मूल्य को, है ना, अंतिम मूल्य को, लास्ट जो फाइनली जो तैयार है प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम बोलेंगे। अब नेशनल इनकम 50 तरीके से निकालते हैं, बताऊंगा आपको। नेशनल इनकम को मनी के रूप में, पैसे में नापा जाता है, मुद्रा में, मॉनेटरी वैल्यू में नापा जाता है। ठीक है ना कि इस देश की जो इन नेशनल इनकम है 1 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, 1000 लाख है ना, करोड़ है, लाख करोड़ है। मतलब क्या? मॉनेटरी वैल्यू में है, पैसे में कीमत है उसकी। ठीक है, उसके बाद इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य, लास्ट मूल्य का मतलब ये मार्कर जो बन के तैयार हुआ बिकने के लिए, तो वो प्राइस जोड़ा जाता है। ये नहीं कि इसमें बीच में इंक भी डाली गई, फिर बीच में फोम डाला गया, फिर बीच में साइड में कवर लगाया गया, उन सब के अलग अलग प्राइस नहीं जोड़े जाते। फाइनली जो ये प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, इसमें उन सबके, इन सारे इंटरमीडिएट या जो बीच में चीज़ें आई थी, उस सबके मूल्य जुड़ी जाते हैं, था ना। तो इसलिए कहा जाता है कि नेशनल इनकम में जो किसी चीज़, वस्तु का, ये सेवा का अंतिम मूल्य है, वो ही काउंट होता है। अब इसमें देखिए क्या क्या काउंट नहीं होते हैं। सेवाएं तो आप लोग बहुत दे रहे हैं, माता पिता का पैर दबा रहे हैं, तो वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। घर पे अगर कोई बर्तन मांज रहा है बिना पैसे के, तो वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। मतलब डोमेस्टिक सर्विसेज को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है ना, आपने होटल में खाना खाया, होटल में आपको सर्विस मिली, वो नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। लेकिन घर में आपको खाना मिला खाने को, घर में बर्तन धोए किसी ने, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल आप पेड नहीं कर रहे हैं तो। अब देखिए उसके बाद आपने जो बॉन्ड ले रखे हैं, सिक्योरिटीज़ ले रखे हैं, अगर उस साल उससे आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, वो एफडी पड़ी हुई है, वो बॉन्ड पड़े हुए हैं, तो वो नेशनल इनकम में जोड़ा नहीं जाता है। जस्ट आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ मैं क्या क्या चीज़ें नेशनल इनकम में आती है। मतलब नेशनल इनकम का मतलब उस साल में हमारे पास कितना पैसा आया है, दैट्स ऑल। फाइनली इकट्ठा होकर हमारे हाथ में जो आया, वो नेशनल इनकम कहलाता है। नेशनल इनकम को, इसे मैं बाद में समझाऊंगा, इस लाइन को छोड़ दीजिए आप। नेशनल इनकम को हम 2 पॉइंट पे समझ सकते हैं। एक होता है करंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। मतलब
एक बाजार मूल्य या चालू मूल्य जो वर्तमान में जो रेट है, और एक है निर्धारित मूल्य। मतलब क्या, मान लीजिए ये मार्कर पिछले वर्ष में भारत ने 1000 बनाए। कितने बनाए, सुनते रहना। पिछले वर्ष में भारत ने 1000 मार्कर बनाए, मान लीजिए पिछले साल, मतलब 16-17 में, 17-18 में, और इसकी कीमत थी 10 रुपया। तो 10 गुणा 1000 10,000, तो भारत की नेशनल इनकम कितनी हो गई, 10,000। अब इस साल में मान लीजिए उसके बाद एक अगले साल में भारत ने फिर कितने बनाए, 10,000, लेकिन महंगाई के कारण इसकी कीमत बढ़ गई 12 रुपये। तो कितना हो गया, 10,000 गुणा 12, 1000 गुणा 12, तो मतलब टोटल इनकम कितनी होगी, 12,000। तो पिछले साल इनकम हमारी हुई थी 10,000, इस बार इनकम हुई 12,000। तो क्या वाकई में हमारी इनकम बढ़ी है, क्योंकि यूनिट तो 1,000 तैयार हुई थी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ डिफरेंस आता है कि जब करंट प्राइस का मतलब चालू वर्तमान में जो रेट है, उस रेट पे अगर आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, जैसे कि आज का जो रेट है हमने उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। और एक होता है फिक्स प्राइस कि मतलब किसी समय के टाइम को बेस टाइम मान लेते हैं, बेस ईयर मान लेते हैं, और उसके आधार पे इनकम निकाली जाती है ना। आप लोगों ने सुना होगा ग्रोथ या नेशनल इनकम निकालने के लिए, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए बेस ईयर माना जाता है, तभी तो एग्जैक्ट पता लगेगा कि वास्तविक रूप से कितना बढ़ोतरी हुई है। 1,000 पिछले साल भी बनाया, 1,000 इस साल भी चीज़ बनाई है ना। लेकिन पिछले साल उसकी टोटल कीमत 10,000 थी, लेकिन इस साल महंगाई होने के कारण उसकी टोटल कीमत 12,000। तो इसका मतलब थोड़ी कि हमारी आय बढ़ गई। तो मतलब विकास का सूचक नहीं है। वो देखने में तो लग रहा है कि आय बढ़ी है, लेकिन आय एक्चुअली नहीं बढ़ी है। तो ये दो तरीके से नापी जाती है नेशनल इनकम, एक तो कांस्टेंट प्राइस पे, एक कांस्टेंट प्राइस पे और एक करंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस के लिए किसी समय को मानक, ये स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है ना। किसी समय को क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है। कुछ समय पहले तक 2004-05 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस समय जो गुड्स सर्विसेज की जो कीमती थी या जो हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ थी, आगे बताऊंगा, उसको बेस ईयर माना जाता था। अभी उसको बढ़ा के 2011-12 को, 2011-12 को हमारी इकोनॉमिक की कंडीशन मेजर करने के लिए, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी कुछ भी नापने के लिए वो बेस ईयर किसको चुन लिया गया है, 2011-12 को। तो इसीलिए होता है। तो नेशनल इनकम को दो तरीके से नापते हैं, करंट प्राइस पे और फिक्स प्राइस पे या कांस्टेंट प्राइस पे। तो कांस्टेंट प्राइस निकालने से फायदा होता है कि एग्जैक्ट हमको पता लगता है कि वाकई में नेशनल इनकम बढ़ रही है, घट रही है, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट का भी अच्छा सूचक होता है। जबकि करंट प्राइस जो होता है वो भ्रामक होता है। अब देखिए, हम जैसे मैंने बताया नेशनल इनकम की शुरुआत 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में हो गई थी, और इसका श्रेय जाता है सर विलियम पैटी और बॉयल गिलबर्ट को। इन लोगों ने सबसे पहले नेशनल इनकम अकाउंट्स के ऊपर बातें की और इसका प्रतिपादन किया, प्रपोज किया इसको। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, साइमन कुजनेट्स को नोबेल प्राइज मिला था नेशनल इनकम की कैलकुलेशन और नेशनल इनकम के अकाउंट्स डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो साइमन कुजनेट्स ने सबसे बड़ा साइंटिफिक इसमें डेवलपमेंट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और साइमन कुजनेट्स के अनुसार ही नेशनल इनकम नापने के जो 3 तरीके हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, साइमन कुजनेट्स को। अब नेशनल इनकम को स्टैब्लिश पूरे वैश्विक स्तर पे किसने स्टैब्लिश किया, बड़ा स्वरूप किसने दिया, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक ने, है ना। वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की देन है कि नेशनल इनकम को एक बड़ा स्तर पे प्रचारित किया गया, और आज हर देश को अपनी नेशनल इनकम को निकालने के ये साइंटिफिक तरीकों से परिचित होना पड़ा है। अगर बात हो भारत की, अगर हम इंडिया के स्तर पे देखें तो नेशनल इनकम की डेवलपमेंट कैसे हुई। नेशनल इनकम इंडिया में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले कैलकुलेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय निकाली थी। पहला कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट की, और वो था दादा भाई नौरोजी। और पहली हमारी नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय आई थी 20 रुपया। कितनी आई थी, 20 रुपया। और हमारी नेशनल इनकम करीब आई थी, जो जीडीपी जिसको बोलते हैं, वो आई थी करीब 400 करोड़ के आसपास। एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 20 रुपये हमारी पहली पर कैपिटल इनकम थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब नए भारत में अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत में 1931-32 में पहली बार डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने सबसे पहले साइंटिफिक मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल चीज़ें छोड़ने नहीं है। उसके बाद 1949 में बहुत फेमस एक हमारे साथ पीसी महानबॉलिस,
जिनके सिद्धांत पे हमारा दूसरा मॉडल भी आधारित था पंचवर्षीय योजना का, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसको नेशनल इनकम कमेटी बोला गया। क्या बोला गया? नेशनल इनकम कमेटी, राष्ट्रीय आय समिति। और इसी समिति या इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद भारत में एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका काम ही था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, और उस इंस्टीट्यूशन को बोला गया CSO, है ना? क्या बोला गया? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। और 1954 में इसकी घोषणा हुई और 1955 अप्रैल से इसने कार्य करना शुरू कर दिया। तो CSO ने अपना काम करना कब शुरू किया? 1955। CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है राष्ट्रीय आय का पता लगाना, सिंपल। एक और संस्था होती है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने देखा है घर पे रजिस्टर लेके आते हैं, हाँ जी घर में फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, और आप लोग झूठ बोलते हो, है ना? ये वो NSSO वाले होते हैं। ये क्या होता है? ये इससे कैसे अलग होता है? CSO क्या करता है कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय पता लगाता है, कैलकुलेट करता है, ग्रोथ वगैरह जो भी है। और NSSO हमारे नॉर्मल आंकड़े इकट्ठे करता है ना, घर घर जाके, जिससे कि राज्य या देश नीतियां बनाए, पॉलिसी बनाए। अब मान लीजिए कोई दिल्ली में आए, दिल्ली की किसी कॉलोनी में आए, और वहाँ पे पूछा कि भाई क्या क्या कंडीशन है, तो आप लोग जो आंसर देंगे उसी के आधार पर पता लगेगा कि हाँ इस क्षेत्र में इस प्रकार का, यहाँ इन चीज़ों की समस्या है, यहाँ इतने लोगों के पास पक्के मकान हैं, इतने लोगों के पास कच्चे मकान हैं। इस तरह से पॉलिसी मेकिंग होती है। तो NSSO के द्वारा पॉलिसी मेकिंग होती है। इसका गठन हुआ था 1970 में। कब हुआ? 1970 में। क्लियर हो गई चीज़ें? अब CSO ने काम करना शुरू करते हैं। भारत में जो भी नेशनल इनकम से रिलेटेड डेटा होते हैं वो CSO रिलीज करता है। अब मैं आता हूं आगे। अच्छा, 29 जून को PC महान वॉलेस जी का जन्मदिन होता है, इसीलिए उनको और उस दिन को स्टैटिस्टिकल डे, सांख्यिकी दिवस के रूप में, भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम चलेंगे ब्रॉडर कंसेप्ट की ओर। अब नेशनल इनकम को नापने के बड़े तरीके हैं। कितने तरीके हैं? खूब सारे तरीके हैं। ये मैंने नीचे कुछ फैक्ट लिखे हैं, ये पैरामीटर्स हैं। इन रूपों में हम लोग नेशनल इनकम को नाप सकते हैं। और सबसे पहले आता है एक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, GDP। बोलते जी भारत की GDP बहुत अच्छी हो गई है, सकल घरेलू उत्पाद, है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है ये? ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस मतलब कुल, टोटल सैलरी मिलती है। बोले जी सैलरी कितनी आपकी? बोले जी ग्रॉस 20,000। और हाथ में कितने आते हैं कट के? फंड कट के कितना आता है? 17,000। तो जो टोटल सैलरी बनती है उसे ग्रॉस, जो कटा उसे नेट। तो ग्रॉस मतलब कुल, है ना? तो मतलब इसकी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, है ना? घरेलू मतलब जो हमारी क्षेत्र सीमा है। तो किसी देश की GDP क्या होती है? किसी देश की GDP होती है उस देश की राजनीतिक और व्यापारिक सीमा के क्षेत्र में, राजनीतिक और व्यापारिक सीमा क्षेत्र में जो भी लोग हैं, जो भी गुड्स और सर्विसेज, जो भी वस्तुओं सेवाओं का निर्माण हुआ है, उनकी जो अंतिम वैल्यू है, उन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो उस देश की GDP कहलाएगी। अब मतलब देश मतलब क्या? अब देश मतलब क्या? जो हमारे इंडिया का नक्शा है वही? जी नहीं। अब GDP में कंट्री का मतलब क्या होता है? GDP में कंट्री का मतलब होता है हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री हैं, राजनीतिक सीमाएं जो हैं, ठीक है। दूसरा हमारे जो सामुद्रिक सीमाएं हैं, फिर हमारे इकोनॉमिक जोन, जो समुद्र में इकोनॉमिक जोन नहीं होते हैं 200-200 किलोमीटर तक, उस पूरे एरिया में जो भी कमाई हो रही है हमारी है, प्लस समुद्र के अंदर जो भी कार्य हो रहा है, जहाँ से हमको पैसा जनरेट हो रहा है, चाहे वो भारत की कोई कंपनी अगर समुद्र के अंदर कोई कार्य कर रही है, वहाँ से ही पैसा मिल रहा है उसमें, या ध्रुवों पर अंटार्कटिका में भारत की एजेंसी काम कर रही है, भारत के कई सारे रिसर्च सेंटर है, वहाँ से जो भी कमाई हो रही है वो, प्लस दूतावास, दुनिया भर के देशों में जो भारत ने अपनी एम्बेसीज खोली हुई है ना, जो कॉन्सुलेट्स हैं, वहाँ से जो इनकम हो रही है वो, इन सभी को मिला के इस पूरे क्षेत्र में जो
गुड्स और सर्विसेज, जो भी वस्तु और चीज़ों का निर्माण हो रहा है, उन सब की वैल्यू को अगर हम जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाती है? जीडीपी। जीडीपी के आकार में भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये याद रखना है, भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ग्रोथ के आधार पर भारत दूसरी और तीसरी अर्थव्यवस्था बनी रहती है हमेशा। ठीक है, तो मतलब क्या, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर, क्योंकि जो भारत के एम्बेसीज हैं वो एक प्रकार से इंडियन बाउंड्रीज हैं, ये सारी इंडियन बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ जहाँ जहाँ इंडियन बाउंड्रीज है वहाँ पे चाहे कोई गोरे ने चाहे इंडियन ने किसी ने भी कमाई की है वो इंडिया की जीडीपी में आएगा। इंडिया में मैकडोनल्ड आया हुआ है, मैकडोनल्ड ने भी इंडिया में जो बर्गर बेचा तो वो भी भारत की जीडीपी में काउंट होगा। समझ गए मोटी मोटी बात। अब देखिए, जीडीपी क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, जीडीपी डन हो गया। अब नेक्स्ट इसी में क्या आता है, ये अभी मैं जस्ट आपको चारों आंसर बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और इलेबोरेट करूँगा, फैक्टर कॉस्ट और जो दूसरे कॉस्ट होते हैं, ठीक है, वो मार्केट प्राइस वो अलग चीज़ है। अभी मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। अभी क्या था, जीएनपी क्या होता है? जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस है? डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घर में कोई विदेशी है देशी है लेकिन सब घरेलू के अंदर है, तो जो भी कोई काम करेगा सब इंडिया की जीडीपी में होगा। लेकिन जहां बात नेशनल की आती है तो बोलते हैं राष्ट्रीयता हो गई। मतलब इसमें क्या है, इसमें जीडीपी में आपको जो इंडियंस ने कमाया है विदेशों में वो ऐड होगा, माइनस जो विदेशियों ने इंडिया में कमाया है वो माइनस हो जाएगा। मतलब क्या, जीडीपी प्लस विदेशों में भारतीयों के द्वारा कमाई प्लस और माइनस क्या होगी, भारत में विदेशियों की कमाई। अब समझ गए ये क्या हो गया? नेशनल मतलब से जो भारतीयों ने कमाया है वो क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीएनपी मतलब जो नेशनल लिखवा है। मतलब हमारी पूरी जीडीपी में से अगर हम विदेशियों का पैसा निकाल देंगे, और जो भारतीय विदेश में पैसा कमा के इंडिया भेज रहे हैं उसको जोड़ देंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? जीएनपी। समझ गए दोनों का रिलेशन? तो क्या हो गया, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस 1। डन, ये रिलेशन हो गया। सिंपल है, एकदम सिंपल है, इससे सिंपल समझना आपको आसान नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? जहां नेशनल मतलब सिर्फ भारतीय ने वहां से मनी ऑर्डर भेजा वो जुड़ेगा, लेकिन मैकडोनल्ड कंपनी ने जो यहां से बेनिफिट किया वो वहां से कटेगा। ठीक है ना, मैकडोनल्ड कंपनी का जो बेनिफिट हुआ वो जीएनपी में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ जीडीपी में ही जुड़ेगा। डन हो गया। अब नेक्स्ट आता है, इसके नेक्स्ट पैरामीटर क्या आता है? एनएनपी। नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है? ग्रॉस और नेट में से क्या डिफरेंस होता है? मतलब ग्रॉस में से जो आपका खर्च निकला उसे निकाल दो तो नेट आ जाएगा। मतलब क्या, अब अगर ग्रॉस में से जीएनपी और एनएनपी, तो एनएनपी होता है अगर आप जीएनपी में से आराम से चाहे तो आप लोग रिवाइंड करके आराम से दे, जीएनपी में से मूल्य ह्रास है ना, जो नुकसान हुआ है या डेप्रिसिएशन हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा। जब भी ग्रॉस में से, जब भी आपको नेट निकालना हो तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। क्या कर दो? ग्रॉस में से मूल्य ह्रास माइनस कर दो। आपने कोई गाड़ी खरीदी है कि 6 महीने बाद उस गाड़ी की वही कीमत रहती नहीं, डेप्रिसिएशन आता है ना, नट बोल्ट घिसते हैं, टायर घिसते हैं, उसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। ठीक है ना, तो नेट क्या चीज़ होगा भाई? टोटल जो कमाई हुई है प्लस उसमें से जो नुकसान हुआ है वो तो माइनस करना पड़ेगा ना, इसको नेट कहा जाता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट है तो नेशनल में से माइनस करेंगे। अब अगर बोलेंगे एनडीपी, क्या बोलेंगे? एनडीपी, तो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, वही बात है। जब डोमेस्टिक की बात आई तो डोमेस्टिक में से मूल्य ह्रास माइनस कर दो, जब नेशनल की बात आई तो नेशनल में से मूल्य ह्रास माइनस कर दो। तो जब भी आपको सिर्फ नेट निकालना हो तो मूल्य ह्रास को माइनस कर दो, चीजें आ जाएंगी। मैंने आपको 4 कंसेप्ट बताए हैं सिंपल। अभी मैंने फैक्टर कॉस्ट वगैरह पे नहीं बताया, सिंपल मैंने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी का आपस में रिलेशन बताया है। अच्छा,
एक कंसेप्ट और, अगर भारत जो 1970 में, भारत में तो व्यापार, भारत विदेश में व्यापार करता नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी होता है। जीडीपी इक्वल टू जीएनपी मतलब विदेश की तो आय हो ही नहीं रही है, विदेश में कोई कमाने जा नहीं रहा, विदेशी यहाँ आ नहीं रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जीडीपी इक्वल टू जीएनपी मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी हमेशा जीएनपी के बराबर होता है। क्यों? ये क्या होता है, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी प्लस एक्स माइनस एम। क्लोज्ड इकोनॉमी में तो ये इंडिया विदेश में गए, विदेशी इंडिया में आए, ये कंसेप्ट होगा ही नहीं, इसीलिए तो ये जीडीपी जीएनपी हमेशा बराबर होता है बंद अर्थव्यवस्था में। जब जीएनपी अगर मान लीजिए ज़्यादा हो, जीएनपी ज़्यादा है जीडीपी से, इसका मतलब क्या है, भारतीय विदेश में ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, है ना, भारतीय विदेश में ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और फ़ायदा हो रहा है। अगर जीएनपी ज़्यादा होता है जीडीपी से तो फ़ायदा रहता है, देश का विकास अच्छा सूचक रहता है। समझ गए? ये आप चारों चीज़ें देख लेंगे तो चीज़ें एकदम रिलेट हो जाएंगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा। चीज़ें जितनी आसान दिख रही है उतनी आसान है नहीं, मैंने आसानी से बता दिया। इस कंसेप्ट को आप लोग समझ लेंगे तभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू।